गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, भारत तो त्योहारों का देश है। यहाँ पे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और भी न जाने कितने ही तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी यूरोपीय देशों में क्रिसमस ही सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश दिया था। लोग पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग खूब खरीदारी करते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा आज का जो पाठ है, जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं, वो भी क्रिसमस सीज़न के ऊपर आधारित है। और इस पर्व का जो असली अर्थ है, असली जो भावना है, जो क्रिसमस स्पिरिट है, उसको दर्शाती है, यानी कि प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे की मदद करना। तो चलिए हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 4। पाठ का शीर्षक है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी पुरानी घड़ी की दुकान। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले हम दिए गए बिंदुओं पे नज़र डालते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। वो बोल रहे हैं कि ये क्रिसमस ईव है। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक दिन पहले, ठीक है, उससे पहले वाली शाम। और अभी वो कह रहे हैं कि दुकानें बंद होने का समय हो गया है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की पुरानी घड़ियों की दुकान अभी भी खुली है। अब पुरानी घड़ी की दुकान का क्या मतलब है? लोग तो नई घड़ियां खरीदते हैं। पुरानी घड़ियों की दुकान का मतलब है जहां पुरानी घड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। सेकेंड हैंड शॉप जिसको बोलते हैं ना। 2 shoppers call at this late hour। तो जब दुकानें बंद होने का समय आ गया तो 2 खरीदार वहां आते हैं। चलिए अब मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आज पहुंची है। ईव का मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले या पहले वाली शाम। As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA। लोग खरीदारी करके, यानी ऐन वक्त की खरीदारी करके अपने घरों की ओर जा रहे थे। सॉल्ट लेक सिटी नाम का जो ये शहर था, वो बर्फ़ की मोटी सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। अब क्रिसमस क्योंकि सर्दियों के समय आता है, तो कई जगहों पे भारी बर्फ़बारी हुई हुई होती है, स्नोफॉल हुआ हुआ होता है। उस शहर में भी हुआ था। स्टूडेंट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनमें से एक स्टेट है यूटा, और यूटा की राजधानी है ये सॉल्ट लेक सिटी। चलिए आगे पढ़ते हैं।
Yet the lights were still burning in the old clock shop. तो दुकानें बंद होने का समय हो गया था, खरीदार अपने अपने घरों की ओर रवाना हो चुके थे, पर अभी भी जो पुरानी घड़ी की दुकान थी वहाँ पे लाइटें जल रही थी, अभी भी वहाँ पे रोशनी थी. As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. उस दुकान का मालिक रे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सुन नहीं सकता था. वो एक घड़ी पे काम कर रहा था जो उसने उसी दिन बेची थी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो वो जो मालिक था दुकान का रे, उसने अपना काम ख़त्म किया. वो पीछे वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसे अपने गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो कि फ्रंट डोर यानी कि सामने वाले दरवाजे से आ रहा था. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ. He turned to meet a last minute shopper. तो वो वापस मुड़ा तो उसने देखा कि एक खरीदार आया हुआ है, एक ग्राहक है दुकान में. But his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार अनुभवी आँखों ने उसे बताया कि ये कोई ग्राहक नहीं है. He saw two men. उसने दो व्यक्ति देखे, दो आदमी देखे. One in his 20s, the other closer to 50. उनमें से एक जवान था, युवा था, और दूसरा जो था वो 50 के लगभग था. The younger man remained at the door. जो युवा व्यक्ति था वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, दरवाजे पे ही रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो दूसरा वाला जो बड़ा था उम्र में वो व्यक्ति काउंटर के पास आया और उसकी आंखों में कहीं कोई मित्रता के भाव नहीं थे. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. Ray ने अपने अंदर बढ़ते हुए डर को छुपाते हुए धीरे से काउंटर पे से एक नोटपैड यानी लिखने वाली जो छोटी सी पुस्तक होती है वो और एक पेंसिल को सरकाया. He smiled at the unfriendly face. वह उस अनफ्रेंडली यानी अमित्रवत चेहरे को देख मुस्कुराया. Then pointed to his ears and shook his head from side to side. और फिर उसने अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए अपने सर को इधर से उधर हिलाया, यानी इशारे से बताया कि वह सुन नहीं सकता है. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. नोटपैड पे
लिखा पढ़ते ही वो हैरान रह गया, जिससे उस आदमी के चेहरे के जो भाव थे वो बदल गए और इससे चेहरा भी बदल गया। फिर वो अपने साथी से कुछ कहने के लिए मुड़ा। Ray used the chance to look closely at the man. ये अगला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। Ray used the chance to look closely at the man. अब वो जो आदमी था जब अपने साथी की तरफ मुड़ा तो ये जो अवसर था, ये जो मौका था, वो रे ने इस्तेमाल किया। वो उस आदमी को देखने लगा, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे जो था वो उस आदमी को बड़े गौर से देख रहा था। उसने देखा कि उस आदमी के पास एक गन यानी बंदूक है और उस आदमी का एक हाथ जो था वो दाएं पॉकेट में था, कोट की, उसने जो कोट पहन रखा था उसकी दाएं पॉकेट में हाथ था और वो हाथ बहुत ही रेस्टलेस यानी बेचैन सा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। रे को बहुत गुस्सा आया, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। उसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके अंतरात्मा ने, अंदर की आवाज़ ने उसे कहा कि भाई शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। उसने नोट पैड पे लिखा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उस आदमी ने सीधा रे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। पर वो जो मुस्कुराहट थी उसकी, वो थोड़ी सी क्रूर और व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट थी, मजाक उड़ाती हुई सी मुस्कुराहट थी। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. रे और उस आदमी दोनों को ये पता था कि वो वहाँ क्यों आया है और क्यों उसका जो साथी है वो दरवाजे पे ही रुक गया है। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. वो ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जो उस दुकान में अपना भाग्य आजमाने के लिए आए थे और ऐसा कुछ करने के लिए वो तैयार थे जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग कोई अच्छे इरादे से नहीं आए थे। वो रे की दुकान से कुछ पैसा, सामान वगैरह लूटने के इरादे से आए थे और अगर वो पकड़े जाते तो उसके लिए भी उन्हें पछताना पड़ता अपने इस कृत्य के लिए, इस कार्य के लिए। चलिए हम अब आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे फिर से। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे को ये तो पता चल गया था कि वो जो दो व्यक्ति आए हैं जो उसकी दुकान पे, वो ज़रूरतमंद हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। वो उनसे एक पुरानी घड़ी के बदले उनको अच्छी कीमत देने को तैयार हो जाता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। शांति और सद्भावना का संदेश सब और फैल गया जैसे ही सभी घड़ियां एक साथ बज उठी। रात के 12 बज गए होंगे और सभी घड़ियां एक साथ बज उठी, मानो
वो क्रिसमस का संदेश दे रही हूँ, क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रही हूँ। चलिए अब मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, सभी घड़ियों की टिक टिक जारी थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांतिपूर्वक एक और संदेश नोटपैड पे लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई घड़ी लेने आए हैं? क्लॉक और वॉच में क्या अंतर होता है? क्लॉक तो वो होती है जो दीवार पे टंगती है, बड़ी वाली घड़ी, और वॉच जो आप कलाई में पहनते हैं या जेब में रखते हैं, उसको वॉच कहते हैं। देन ही pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. फिर उसने एक उधार वाले बोर्ड की तरफ इशारा किया और उस बोर्ड पे काफ़ी सारी घड़ियाँ टंगी हुई थी। He was not a pawnbroker. रे जो था वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर कौन होता है? वो आदमी जो किसी और का सामान लेके, कोई भी कीमती सामान लेके उसके बदले में उसे पैसे उधार देता है, उसे कहते हैं पॉन ब्रोकर। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. हालांकि रे जो था वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़रूरतमंद लोगों को मना नहीं कर पाता था जब वे आके अपनी घड़ी उसके सामने रखते थे और इस उम्मीद से देखते थे कि वो उसके बदले में उन्हें कुछ भी उधार दे देगा। He loaned more than he should. वो अक्सर जितनी उस घड़ी की कीमत होती थी उससे कुछ ज़्यादा ही पैसे उन्हें दे देता था। They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो जब वे लोग, वो घड़ियाँ वहीं रहती थी और जब वो लोग जिन्होंने पैसे उधार लिए होते थे वापस अपनी घड़ियाँ लेने आते थे तो रे उतनी ही कीमत लेके और वो घड़ियाँ उन्हें वापस कर देता था। वो कुछ भी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त उन पैसे उनसे नहीं लेता था। अक्सर ऐसा होता है कि जो वो पॉन ब्रोकर्स होते हैं वो आपको आपकी चीज़ के बदले उधार देते हैं और उसके ऊपर कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी वो लेते हैं, यानी थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं। उदाहरण के लिए कहीं से हमने 100 रुपये लिए अपने किसी चीज़ के बदले और जब हम वापस देने जाएंगे तो हमें 102 रुपये वापस देने होंगे, यानी हम कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अतिरिक्त देंगे। रे ऐसा कुछ नहीं करता था, वो उतनी ही कीमत लेके उनकी चीज़ वापस कर देता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो जब रे ने नोटपैड पे उस आदमी से पूछा कि क्या आप कोई घड़ी लेने आए हैं और इशारे से ये भी बताया या फिर आप उधार लेने आए हैं, ये दोनों बातें सुन के वो जो बड़ा वाला आदमी था जिसकी उम्र ज़्यादा थी वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, थोड़ा राहत महसूस की उस आदमी ने। और फिर उसने अपना हाथ जेब में से निकाला और
अपनी कलाई पे बंधी हुई घड़ी को देखा। रिस्ट यानी कलाई। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? द मैन रोट। उस आदमी ने नोटपैड पे रे से पूछा कि तुम मुझे इस घड़ी के बदले क्या दोगे, कितना दे सकते हो? Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. रे ने उस आदमी की आंखों में कुछ शर्मिंदगी देखी। उसकी जो सलेटी रंग की आंखें थीं, ग्रे कलर की आंखें थीं, उसमें रे ने कुछ शर्म, कुछ शर्मिंदगी, कुछ हिचक देखी। The watch was nothing special and yet had great powers. वो घड़ी कोई कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? चलिए हम आगे देखते हैं। It was something to exchange, a way out of a bad situation. उसको एक्सचेंज करने के बदले, यानी उसकी एवज में, रे एक खराब परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल सकता था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उस घड़ी में शक्तियां थी। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. रे को ये महसूस हो गया कि इस आदमी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तभी वो मेरी दुकान पे आया है। तो रे ने फिर से नोटपैड के द्वारा उससे पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? तुम्हें इस घड़ी के बदले कितना चाहिए? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, whatever it's worth. उस आदमी ने उसका जवाब दिया उस नोटपैड पे कि जो भी आपको ठीक लगे, जितनी आपको इसकी कीमत लग रही है उतना आप दे दीजिए। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. रे जो था वो अपने तिजोरी या जहाँ पे भी वो कैश गल्ला बोलते हैं ना, दुकान पे गल्ला होता है जिसमें दुकानदार अपना पैसा रखता है, तो वो उसके पास गया और वहाँ से उसने एक $50 का नोट निकाला। जैसे भारत में रुपया और पैसा चलता है, वैसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। तो अमेरिका में डॉलर चलता है, तो उसने $50 का एक नोट निकाल के आगे बढ़ा दिया उसकी तरफ। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." तो फिर उन दोनों ने हाथ मिलाया और रे ने जब उस आदमी की आंखों में देखा तो ऐसा लगा मानो वे आंखें उसे धन्यवाद कह रही हों। They both knew the watch wasn't worth that much. उन दोनों को ही पता था। दोनों कौन? वो आदमी जो अपनी घड़ी के बदले उधार ले रहा था और रे, दोनों को ही पता था कि ये मामूली सी घड़ी है और उसकी कीमत उतनी ज़्यादा है नहीं। Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." तो जाने से पहले उस आदमी ने फिर से नोटपैड पे एक संदेश लिखा कि मैं जल्द ही अपनी घड़ी वापस लेने के लिए आऊँगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आऊँगा और आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं।
The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. तो ये जो कहानी थी ये आधे घंटे में ख़त्म हो गई और 12 बजे और सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी. The timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. तो वो घड़ियाँ जो शांति से अपनी टिक टिक जारी रखे हुए थी, शांति से पूरा जो भी घटित हो रहा था सीन वो देख रही थी, अचानक एक साथ जब बज उठी तो रे को भी, जो कि सुन नहीं सकता था, उनको भी ये महसूस हुआ कि वो उन्हें सुन सकता है. इस कदर इस फीलिंग के साथ वो बज रही थी. देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप. उनका जो संगीत था, उन घड़ियों से जो संगीत निकल रहा था, जो झनकार थी उनकी, वो एक संदेश दे रही थी उम्मीद का. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all. और एक बेशकीमती संदेश जो कि था कि पृथ्वी पर शांति हो और हर तरफ सद्भावना हो, was felt by the 3 men who stood in the old clock shop. और ये संदेश उन तीनों व्यक्तियों ने महसूस किया, यानी कि वो युवक, वो उम्रदराज व्यक्ति और दुकान का मालिक रे. इन तीनों ने वो संदेश महसूस किया जो उस समय पुरानी घड़ी की दुकान पे खड़े हुए थे. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह क्रिसमस पर्व का जो संदेश है, शांति, प्रेम और सद्भावना, इस संदेश को रे ने अपने असल जीवन में उतारा और उसकी मदद से उसने एक बुरी परिस्थिति को कितना सुंदर तरीके से पलट दिया. न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि उन दोनों व्यक्तियों को भी बुरा काम करने से बचा लिया. तो ये था हमारा आज का पाठ. अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ. चलिए पहला प्रश्न देखते हैं. What made Ray think the visitor was not really a shopper? Ray thought so because of his own experience with the visitor who had arrived at the last hour, full stop. His eyes showed no sign of friendliness and Ray also noticed a gun with him. तो प्रश्न ये था कि रे ने कैसे सोचा कि वो जो विज़िटर है, जो आदमी आया है, वो असल में ग्राहक नहीं है. इसका उत्तर हमने ये दिया कि रे ने ये उसके साथ हुए अनुभव से सीखा, क्योंकि वो आदमी आया बहुत ही देर से था. फिर उसकी आँखों में कोई मित्रतापूर्ण भाव नहीं थे और रे ने उसके पास एक बंदूक भी देखी थी. चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे. प्रश्न है, Why do you think he had come to the shop? आपको क्यों लगता है कि वो आदमी दुकान पे क्यों आया होगा? चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं. The man was down on his luck and had come to rob Ray's shop. He was in urgent need of money. वो आदमी जो था वो उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था.
और इसलिए वो रे की दुकान को लूटने के इरादे से आया था और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अगला प्रश्न है, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? रे चूँकि सुन नहीं सकता था तो रे ने किस तरीके से उस आदमी के साथ बातचीत की? चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। रे कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स एंड बाय राइटिंग ऑन अ नोटपैड। रे ने जेस्चर्स के द्वारा यानी अपने हाव भाव के द्वारा और नोटपैड पे लिख के उस आदमी से बातचीत की। अगला प्रश्न है, What do you think the man said to his friend who waited at the door? आपको क्या लगता है उस आदमी ने अपने साथी जो कि दरवाजे पे खड़ा था उसको क्या कहा होगा? चलिए इसका उत्तर देते हैं। There was a look of surprise on the older man's face when he came to know that Ray was deaf. He must have passed on this information to his friend who waited at the door. तो जब उस आदमी ने नोटपैड पे पढ़ा तो उसे पता चला कि रे सुन नहीं सकता है, तो उसने यही बात जो है वो अपने साथी को बताई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे जो है, Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks? रे जो है वो कोई पॉन ब्रोकर तो था नहीं, फिर क्यों वो लोगों को उनकी घड़ियों के बदले उधार दे देता था? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। Ray was not a pawnbroker. He did not lend money on interest. Ray was, however, a kind man who couldn't refuse help to needy people when they placed their old watches or clocks before him for anything they could get. इसका उत्तर हमने दिया कि रे पॉन ब्रोकर नहीं है, वो लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर उधार नहीं देता था, पैसा उधार नहीं देता था। वो एक दयालु इंसान था जो कि किसी ज़रूरतमंद को मना नहीं कर पाता था जब वो उसके सामने घड़ी या कोई क्लॉक या वॉच रखता था। अगला प्रश्न है, The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो घड़ी तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत शक्तियाँ थीं। तो किस तरीके की शक्तियाँ हम बता रहे हैं उसमें? द वॉच वॉज ऑर्डिनरी, ये हम इसका उत्तर दे रहे हैं। द वॉच वॉज ऑर्डिनरी बट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ। द वॉच वॉज ऑर्डिनरी कॉमा बट it had the power to pull a person out of a bad situation, full stop. Due to this, comma, Ray escaped
from any hurt, while the man got money without troubling Ray. इसका उत्तर हमने ये दिया कि वो तो एक साधारण सी घड़ी थी, लेकिन उसमें असाधारण शक्तियाँ इसलिए थी कि वो एक बुरी सिचुएशन को पलट के एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी परिस्थिति में उस घड़ी ने उसको बदल दिया था। उसकी वजह से रे को कोई चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो वो आदमी था उसको भी बिना रे को नुकसान पहुंचाए पैसा मिल गया। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो आदमी अपनी घड़ी वापस लेने आएगा? इसका उत्तर देते हैं हम yes, comma, I think the man would certainly come back to pick up the watch one day, as Ray had helped him in his difficult time by offering a price higher than the watch was actually worth for. हमने इसका उत्तर दिया हाँ, वो आदमी ज़रूर एक दिन अपनी घड़ी वापस लेने आएगा, क्योंकि रे ने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। कैसे? बाय ऑफरिंग हिम अ प्राइस हायर दैन द वॉच वॉज वर्थ फॉर। रे ने उसकी घड़ी से ज़्यादा कीमत उसे दी थी। चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? उस अतिथि या उस विजिटर का जो गैर दोस्ताना या गैर मित्रतापूर्ण जो चेहरा था, वो कैसे मित्रतापूर्ण हो गया? इसका जवाब है The unfriendly face of the visitor turned friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. He felt obliged and happy. तो वो जो अनफ्रेंडली चेहरा था वो फ्रेंडली कैसे हो गया? जब उस आदमी को $50 का नोट रे ने दिया उसकी साधारण सी घड़ी के लिए, और इस वजह से वो आदमी खुश हो गया और रे का एहसानमंद भी हो गया। तो यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर ख़त्म हुए। अब हम कुछ शब्दों को देखेंगे और उनका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द है डेफ, जिसकी स्पेलिंग है DEAF, डेफ। इसका अर्थ है जो सुन नहीं सकता। अगला शब्द है फ्रंट, FRONT, फ्रंट यानी आगे या सामने। अगला शब्द लेते हैं हाइड, HIDE, हाइड, हाइड यानी छुपाना। अगला शब्द है क्रूएल, CRUEL, क्रूएल, क्रूएल यानी क्रूर। नेक्स्ट LOAN, लोन, लोन यानी उधार। फिर है वर्थ, WORTH, वर्थ यानी कीमत। फिर है पीस,
PEACE, पीस यानी शांति। स्टूडेंट्स, एक और इसी तरीके का शब्द है जिसकी स्पेलिंग है PIECE। इसका उच्चारण भी पीस ही है, लेकिन उसका अर्थ होता है टुकड़ा। फिर आखिरी शब्द जो हम ले रहे हैं वो है गुडविल, GOODWILL। इसका अर्थ होता है सद्भावना। ठीक है, तो आप इन शब्दों को सीखिए, इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और इनकी स्पेलिंग्स याद करिए। अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इनका उपयोग करिएगा। तो हमारा पाठ आज यहाँ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।